हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल बेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने मध्य बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी के मूल तत्वों के कुछ विशेष टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जिनमें आप के आधे से ज़्यादा प्रश्न मिल जाते हैं और आपको आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। और दोस्तों, यह जो क्लासें आपको रेगुलर अब आपको डेली मिला करेगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में कि आनुवंशिकी क्या है। और दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिकी की कि आनुवंशिकी क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति एवं भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता हो उसे आनुवंशिकी कहते हैं। यह जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने 1906 में किया था। जेनेटिक्स शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वेटसन ने किया था। और आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वेटसन ने 1906 में किया था, और जो आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे नंबर दूसरे टॉपिक पर कि आनुवंशिकी लक्षण क्या है। पहला था आनुवंशिकी। अब बात करते हैं आनुवंशिकी लक्षण की कि आनुवंशिकी लक्षण क्या होता है। तो सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण होता रहता है। इन लक्षणों को आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे कि आनुवंशिकी लक्षण किसे कहते हैं। तो एक बार पुनः देख लेते हैं कि सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण या संचरण होता रहता है। इन लक्षणों को आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। यह लक्षण लैंगिक जनन के दौरान बनने वाले युग्मकों द्वारा संचरित होते हैं। अगला है कि वंशागत क्या है। तो इन आनुवंशिकी लक्षणों को जनक पीढ़ी की संतत पीढ़ी में संचरण अर्थात जो वंशागत है, इन आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी की संतत पीढ़ी में संचरण ही वंशागत कहलाता है, जिसे हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने 1863 में किया था। तो हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन स्पेंसर ने 1863 में किया था। अगला है भिन्नताएं या आनुवंशिकी भिन्नताएं किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर होने के कारण एक ही जाति के जीवों के मध्य परस्पर भिन्नताएं पाई जाती हैं। पांचवा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जान लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है, इन्होंने क्या किया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला है मेंडलवाद। मेंडलवाद क्या है दोस्तों? यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि मेंडलवाद क्या है। तो मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया है, जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। मेंडल की सफलता के कारण एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन, मटर के पादप का चयन करना, प्रयोगों के आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर का चयन किया था, क्योंकि उद्यान मटर का पादप एक वर्षीय द्विलिंगी स्वपरागत व कई विपर्यासी लक्षणों युक्त होती है। सातवां है कि मेंडलवाद का पुनः खोज। मेंडलवाद की पुनः खोज तो यह रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो 1900 में यूगो डिवरिज इंग्लैंड, कार्ल्स कोरेंस जर्मनी एवं एरिक वार्न सेरेमेक ऑस्ट्रिया ने पृथक पृथक रूप से कार्य करते हुए मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। तो मेंडल के पुनः नियमों की खोज किस किसने की थी? तो सबसे पहले यूगो डिवरिज ने, फिर कार्ल कैरोन्स ने एवं एरिक वान सेरेमेक ऑस्ट्रिया के द्वारा इन तीन वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी।
अगला है कि आनुवांशिकी शब्दावली में कौन से शब्द पूछे जाते हैं या उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि आनुवांशिकी शब्दावली में महत्वपूर्ण जो शब्द हैं दोस्तों वो आपके लिए लाए हैं, जिन्हें आप कहीं पर नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। वैसे आपको नोट करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको वीडियो की जो PDF है वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिसे हम डाउनलोड करके ये सेम नोट्स बना सकते हैं या आप रख सकते हैं PDF के दौरान। तो पहला जो है शब्दावली के अंतर्गत शब्द आता है वो है जीन। तो जान लेते हैं जीन आखिर है क्या। तो जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे जीन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि जीन क्या है। तो जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसको जीन कहते हैं। अब बात करते हैं मेंडल कारक के। तो मेंडल कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया था। इसे मेंडल कारक भी कहते हैं, लेकिन मेंडल कारक जो शब्द था उसको जॉनसन ने जीन नाम दे दिया था। जीन है, इसको दोस्तों मेंडल कारक कहते थे, परंतु जो मेंडल कारक नाम था वो उसे जॉनसन वैज्ञानिक के द्वारा जीन नाम दे दिया गया था। अगला जो शब्द आता है वो है युग्म विकल्पी। अब बात करते हैं युग्म विकल्पी होता क्या है। तो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधों की लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं। तीसरा है समयुग्मजी क्या है। तो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मी कहते हैं, जैसे कि TT या स्मॉल TT। अगला है विषम युग्मजी क्या है। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं, जैसे कि T और स्मॉल t। उसके बाद पांचवा जो है वो है लक्षण प्रारूप या लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं। तो किसी सजीव की बाह्य प्रतीत को लक्षण प्रारूप कहते हैं, जैसे लंबे पौधे सम युग्मजी TT या विषम युग्मजी TT हो सकते हैं। अगला है जीन प्रारूप। इससे पहले क्या था लक्षण प्रारूप। अब बात करते हैं जीन प्रारूप की कि जीन प्रारूप क्या होता है। तो किसी सजीव की आनुवांशिकी रचना को जीन प्रारूप कहते हैं, जैसे कि शुद्ध या समयुग्मजी लंबा TT व अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबा T और स्मॉल t। अब बात करते हैं प्रभावी लक्षण की। प्रभावी लक्षण क्या है। तो वह लक्षण जो यह पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। अगला है वो है अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण वह लक्षण है जो यौवन पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं एक संकर क्रॉस की। क्या बोलते हैं इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो वह क्रॉस जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक क्रॉस संकर कहते हैं। अगला है द्विसंकर क्रॉस। तो वह क्रॉस जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसको द्विसंकर क्रॉस भी कहते हैं। इसको डाई हाइब्रिड भी क्रॉस कहा जाता है। अगला है त्रिसंकर। इसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। इसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं बहुसंकर क्रॉस की। तो इसमें अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जा सकता है। फिर बात करते हैं परीक्षण संकरण की कि परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस क्या होता है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि टेस्ट क्रॉस क्या है। तो वह क्रॉस जिसमें यह पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ साथ किया जाता है परीक्षण संकरण कहलाता है। तो परीक्षण संकरण क्या है। वह क्रॉस जिसमें यह पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है उसको परीक्षण संकरण क्रॉस कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं संकर पूर्वज संकरण अर्थात बैक क्रॉस किसे कहते हैं। तो वह क्रॉस जिसमें यह पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में किसी एक के साथ किया जाता है उसको संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्रॉस की, वो है व्युत्क्रम क्रॉस। तो वह क्रॉस जिसमें ए पादप जैसे कि TT को नर पादप स्मॉल TT का मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा दूसरे क्रॉस में ए पादप TT को मादा VTT पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसको व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जनक पीढ़ी क्या होती है। तो संतत प्राप्त करने के लिए जिन पादपों का संकरण कराया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं।
उसके बाद जो अगला है वो है F1 पीढ़ी व F2 पीढ़ी। तो जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F पीढ़ी कहते हैं और F पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक संकरण अनुपात क्या है। दोस्तों ये अभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एक संकरण अनुपात क्या है। तो एक संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकरण अनुपात कहते हैं। तो एक संकरण अनुपात क्या है? तो एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकरण अनुपात कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं द्विसंकर अनुपात की या डी हाइब्रिड रेडियो। तो द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि मेंडल के जो वंशागत या आनुवंशिकता के नियम थे वो कौन कौन से थे। जो पहला नियम है वो है प्रभाविता का नियम। तो जान लेते हैं कि प्रभाविता का नियम किस प्रकार है। तो जब एक जोड़ी विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है, जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है उसे प्रभावी, जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता है उसको अप्रभावी कहते हैं। इसे प्रभाविता का नियम भी कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं। जब एक जोड़ी विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है, जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं उनको प्रभावी, जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होते हैं उनको अप्रभावी कहते हैं। अगला है वो है पृथक्करण का नियम। तो यह क्या है इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीय संकर से युग्म बनाते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा अलग अलग युग्मकों में होते जाते हैं। इससे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। उसके बाद जो अगला है यह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है नियम। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रत्येक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागत एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती हैं। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मेंडल के वंशागत नियमों का महत्व क्या है। मेंडल के वंशागत नियमों का महत्व क्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि दोस्तों वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी लाभदायक साबित हो सके। तो पहला जो महत्व है वो इस प्रकार है कि अप्रभावी लक्षण जैसे कि विषम युग्मजी अवस्था में प्रकट नहीं होते हैं। दूसरा है संकरण विधि द्वारा उपयोगी लक्षणों का विकास किया जा सकता है। फिर है सुजनाकी, इसको मेंडलीय नियमों पर आधारित है। फिर चौथा है जीन संकल्पना की पुष्टि पृथक्करण के नियम से होती है। पांचवा है मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक अधिक उत्पन्न वाली फसलें पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। फिर है संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया भी जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।